जाति दर्पण के एक और प्रतिबिंब के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं गौतम सिंह। आज बात यादव समाज की। दोस्तों, दर्पण की चर्चा है तो एक पंक्ति बहुत याद आती है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ सकारात्मक बदलाव यादव जाति के आरंभ से लेकर वर्तमान तक साफ दिखता है। भगवान श्री कृष्ण और पौराणिक राजा यदु के वंशज यादव समाज ने समय के हिसाब से स्वयं को ढालते हुए मुख्य धारा में अपनी धारा प्रवाह उपस्थिति दर्ज की है। जाति मामलों में विशेषज्ञ कहे जाने वाले जयंत गडकरी कहते हैं कि पुराणों के विश्लेषण से यह लगभग निश्चित है कि अंधक, वृष्ण, सात्वत और अभिरा सामूहिक रूप से यादव कहलाते थे और कृष्ण की पूजा भी करते थे। यादवों के आरंभ का उल्लेख श्री कृष्ण की कर्मभूमि मथुरा से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक किया जाता है। भाटी जैसलमेर में राजपूतों से जुड़े यादव वंश के कहलाते हैं। उनके पूर्वज भट्टी बताए गए हैं, जो भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के वंशज थे। 17वीं सदी में मारवाड़ का इतिहास बताने वाले दस्तावेज नैन्सी रिख्यात में दावा किया गया था कि मथुरा हारने के बाद भाटी राजस्थान के भटनेर में लखी के जंगलों की तरफ चले गए। फिर वहां से उन्होंने अन्य जगहों की तरफ जाना शुरू किया। इनमें जैसलमेर प्रमुख रहा। यहाँ के कई क्षेत्रों में भाटी वर्ग ने शासन किया। ऐसे ही एक शासक विजय राव ने मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़कर गजनी से गुजरात तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विजय राव के इस विजय अभियान के चलते वो उत्तरादिशी भाड़ किवाड़ यानी उत्तर दिशा का प्रहरी नाम से भी मशहूर हुए। यादवों का विषय काफ़ी हद तक समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, जैसे संघर्ष और उसमें मिली सफलता का है। सचमुच यादव जाति ने अपने कर्म और पुरुषार्थ से वक्त की चट्टान पर अपने चट्टान जैसे अडिग इरादों से कई विडंबनाओं को मिटाकर उपलब्धियों के चित्र उकेरे हैं। उनकी अमिट छाप छोड़ी है। यादव समाज के लोगों को कहीं जाडम तो कहीं जाडव भी कहा गया है। देश के हिंदी बेल्ट में बसने वाले अहीर और मराठी भाषी महाराष्ट्र के निवासी गवली भी मूलतः यादव ही हैं। यदि इतिहास में जाएं तो 19वीं सदी के अंतिम चरण से लेकर पूरी 20वीं शताब्दी तक यादव समाज ने प्रगति के कई चरण बढ़ाए। इस चरण को एक शब्द संस्कृतिकरण से भी समझा जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में संस्कृतिटाइजेशन कहते हैं। समाजशास्त्र का यह शब्द उस प्रक्रिया को बताता है जिसमें जाति वर्गीकरण में निचले स्थान पर स्थित जातियां या जनजातियां प्रमुख जातियों या उच्च जातियों के कई पक्षों का अनुकरण करके स्वयं को गतिशील बनाती हैं, यानी गति के साथ प्रगति करती है। यादव जाति का अतीत से लेकर वर्तमान तक का सफर भी ऐसा ही रहा है। इस समुदाय ने अपनी तरक्की के लिए अनुशासित तरीके से कई अतिक्रमण हटाए। मसलन आज देश के कई राज्यों सहित विदेश में भी यादव समाज की खासी तादाद है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इनकी प्रभावी संख्या है। इसी फहरिस्त में तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक और केरल भी शामिल हैं। कह सकते हैं कि इन राज्यों में यदि ऊंचाई से खड़े होकर पत्थर फेंका जाए तो वह किसी न किसी यादव के घर पर ही गिरेगा। वे भारत से दूर मॉरिशस में भी हैं। नेपाल में भी उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। कहा जाता है कि किसी समय में बिहार के मिथिला वाले पासवान राजा सहलेश के समय से ही अहीर समुदाय ने उस भूभाग में प्रवेश कर रहना आरंभ कर दिया, जो आज नेपाल कहलाता है। वहाँ गोपे और राय का उपनाम इस्तेमाल करने वाले यादव समाज का ही हिस्सा माने जाते हैं। अहीर के तौर पर यादव समाज को मूलतः पशुपालक और दूध विक्रेता माना गया, किंतु यह छवि अब और निखर चुकी है। खासकर बिहार में जमींदारी उन्मूलन में इस समाज ने बड़ी भूमिका निभाई। फिर अपने प्रयासों से यादवों ने अब राजनीति, व्यापार और सशस्त्र सेनाओं में भी सफलताओं के झंडे गाड़े हैं। फिर भी एक झंडे के तले आने के प्रयासों में यादवों को अब भी पूरी सफलता नहीं मिली है। हम इसका उल्लेख किसी विवाद के रूप में नहीं कर रहे। जो बताना चाह रहे हैं उसे एक उदाहरण से समझिए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए एक उपचुनाव में एक तरह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मैदान में थे। उनका मुकाबला भाजपा के रमाकांत यादव से था। देखने सुनने में मामला दो यादवों के बीच के संघर्ष का था, लेकिन ऐसा नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ से दावा किया गया कि मुलायम
और रमाकांत एक दूसरे से अलग अलग तरह के यादव हैं। ऐसे ही विषय आज भी यादव समाज में चर्चा से लेकर बहस तक के रूप में चल रहे हैं। हालांकि एकजुटता की कोशिशें बहुत पहले से चल रही हैं। अब प्रयागराज कहे जाने वाले इलाहाबाद में सन 1924 में अखिल भारतीय यादव महासभा यानी AIYM का गठन इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। इसमें यादव समाज में एकजुटता के साथ ही शराब तथा मांसाहार को छोड़ने जैसे उद्देश्य भी शामिल किए गए थे। यह एक किस्म का सुधारवादी आंदोलन भी था, क्योंकि महासभा ने जहां अंग्रेजों से सेना में यादव समाज के अफसरों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया, वहीं उसका यह आग्रह भी था कि यादव अपने यहाँ शादी में दहेज देने तथा कम उम्र में विवाह जैसी कुरीतियों से भी बचे। साथ ही यादव जाति के संपन्न लोगों से आग्रह किया गया कि वे समाज के गरीब बच्चों की पढ़ाई सहित शैक्षणिक संस्थाओं और मंदिरों के निर्माण में आर्थिक सहयोग करें। एकजुटता के इस प्रयास का बड़ा असर उस समय दिखा जब 1930 के दशक में बिहार के यादवों ने स्थानीय चुनाव में उतरने के लिए कुर्मी और कोयरी समुदाय के खेतिहारों से हाथ मिलाया। तब इन तीन समुदायों ने मिलकर राजनीतिक दल त्रिवेणी संघ का गठन भी किया। सियासी मैदान में दंड पेलने के इस प्रयास में भले ही शुरू में सफलता न मिली हो, लेकिन आज यादव समाज देश के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह अपना स्थान बना चुका है, उसका एक सिरा त्रिवेणी संघ से भी बेशक जोड़ा जा सकता है। यादव जाति को लेकर यादव के ऐसे ही सिरे हम आगे भी जोड़ेंगे। जाति दर्पण में फ़िलहाल इतना ही। अपने साथी गौतम सिंह को फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।